प्यारे दोस्तों, आज का युग जो है वो इंटरनेट का युग है और इंटरनेट का जितना ज्यादा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उतने ज्यादा उसमें क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ शातिर लोग हैं वो आपका बीच में हैक कर लेना, आपकी गतिविधियों पे नजर रखना इंटरनेट के द्वारा। सही है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखने में छोटी हैं, लेकिन बहुत कई हद तक बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं कि इंटरनेट के बिना है कुछ नहीं। यानी कि आप बैंकिंग सेवा का लाभ लेना है तो भी आप इंटरनेट की जरूरत है आपको। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तब भी आपको इंटरनेट की जरूरत है, और जितने भी आपके सरकारी सेवाएं हैं सभी इंटरनेट से ही जुड़ चुकी हैं। उसी चीजों का जो फायदा उठा रहे हैं कुछ शातिर लोग हैं, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाते हैं आपको साइबर क्राइम कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कर सकते हैं फिशिंग करके कर सकते हैं एक तो। ठीक है, दूसरा बेसिंग करके कर सकते हैं, साइबर बुलिंग करके कर सकते हैं। ये जो है हमारा आज का कंटेंट है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, साइबर अपराध कितने प्रकार से किया जा सकता है, हैकिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। हैकिंग 3 प्रकार से की जा सकती है, स्पूफिंग, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग कर सकते हैं, डेटा डिटलिंग से, लॉजिक बम और ईमेल बॉम्बिंग, बुडापेस्ट कन्वेंशन और समितियां और साइबर थाने पढ़ेंगे, पोर्नोग्राफी, ट्रोजन हॉर्स, वेब जैकिंग, वेबसाइट प्लेसमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध। बीएनएस में जो धाराएं दे रखी हैं, यानी कि 2023 हमारा जो 2024 है तब से बीएनएस लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 से। लेकिन तो बीएनएस धारा 2023 में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसकी धारा जो है वो 2023 मानी जाती है। और जो लागू हुआ था वह भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ, उनके बारे में हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। एक पासवर्ड प्राप्त करना या ठगी करता है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, जैसे आपको कोई एक मेल आता है कि आपने एक लॉटरी जीती है, आप अपना आधार नंबर या पैन नंबर या अपना जो पर्सनल डिटेल बॉक्स में मांगता है। ठीक है, यानी कि देकर फिर से आपसे ओटीपी प्राप्त करता है। सही है, तो ये सब चीजें अगर कोई करता है तो क्या करता है, वो फिशिंग करता है। तो क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। वही वही यही चीज, सेम जो चीज मैंने आपको बताई, ईमेल के माध्यम से करेगा तो फिशिंग कहलाएगा। और वही अगर टेलीफोन के माध्यम से करता है, टेलीफोन के माध्यम से करता है तो वह बिशिंग कहलाता है। ये आपसे सब शब्दावली आएगी कि टेलीफोन के माध्यम से कोई फिशिंग करता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह बिशिंग कहलाता है, यानी कि ठगी करता है। आपके जैसे कॉल आते रहते हैं, आए दिन कॉल आते हैं लोगों के, मेरे पास भी कॉल आता है, परिवार में फोन है उनके पास भी आता है, और इसमें अकेडमी में जो है सबके मतलब सबकी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि कोई व्यक्ति कॉल करता है और आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आपने लॉटरी जीती है, या धोखे से पासवर्ड लेने की कोशिश करते हैं, ओटीपी लेने की, आपके पास ओटीपी आएगा, या कोई बीमार है उसका हवाला देते हैं, किस प्रकार के आपसे पासवर्ड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रहता है, आपका बिजनेस कराता है, टेलीफोन के माध्यम से चीज होती है तो लोन दिया जाता है। सही, दूसरा है सोशल साइट्स पर अवैध टिप्पणी करना। ठीक है, कोई व्यक्ति सोशल साइट्स पर अवैध टिप्पणी करता है, किसी का मजाक बनाता है, उसे शर्मिंदा करता है, उसे धमकी देता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने कमेंट्स किया और उस पर आपने कोई गाली गलौज शुरू कर देता है, सही है, तो क्या कहलाता है, वो साइबर बुलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। ठीक है, साइबर बुलिंग क्या कहलाता है, यानी सोशल साइट्स पर अवैध टिप्पणी करना किस श्रेणी में आता है, किस कौन सी श्रेणी का अपराध है, साइबर श्रेणी में साइबर बुलिंग है। ठीक है, वहीं आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति आपको आपका पासवर्ड पता कर ले, चोरी से उसने पासवर्ड देख लिया है और आपका हैक कर लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं। यानी कि निजी जानकारी चोरी करना मतलब हैकिंग करना। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ईमेल का पासवर्ड पता चल जाए, ईमेल आईडी का पासवर्ड पता चल जाए, तो उसे इसकी फेसबुक आईडी चला सकता है, इंस्टा आईडी चला सकता है,
यूट्यूब आईडी चला सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसमें फिर अपना कुछ उसके बाद किसी के पास आईडी पहुंच जाती है, पासवर्ड पहुंच जाता है, तो वो कोई भी चीज अपनी डाल सकता है उसमें, ठीक। या उस ईमेल से जरूरी चीजें वहां से निकाल ही सकता है, सही। तो मेल आईडी से, तो इसीलिए उसको क्या है, हैकिंग के क्रेडिट में डाला गया है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना। हैकर जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर, दूसरा व्हाइट हैट हैकर और तीसरा ग्रे हैट हैकर, ठीक है। ये तीन प्रकार के हैकर होते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, यानी कि गैर कानूनी काम करते हैं, किसी से पैसा लेकर कोई भी गलत काम करना है इनको, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, तो ये किसी से पैसा लेकर भी ये कार्य करते हैं, तो ये गैर कानूनी काम करते हैं, तो ये ब्लैक हैट हैकर में आते हैं। वही व्हाइट हैट हैकर, जो व्हाइट हैट हैकर है, ये क्या करते हैं, ये सरकार के लिए काम करते हैं, पुलिस के लिए काम करते हैं, ठीक है, या फिर किसी आईटी कंपनी के लिए कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उनके लिए यानी कि सहयोग करते हैं सरकार का। जब आप बीटेक करेंगे या बीटेक करते हैं तब आपको आपकी क्लास में चीजें सिखाई जाती है किस प्रकार से हैकिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, ठीक है। यानी कि और भी है ये ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं, ये नए हैकर होते हैं। जैसे मान लो नए हैकर है, किसी ने हैकिंग सीख ली है, लेकिन वह क्या करता है, किसी की व्हाट्सएप कहने पे अपने यार दोस्त की किसी के व्हाट्सएप हैक कर लेता है, उसे बहुत शौक करता है, नए नए काम सब करते हैं, तो वो किसी की व्हाट्सएप हैक कर लेता है, किसी का फेसबुक हैक कर लेता है, किसी का इंस्टा अकाउंट हैक कर लेता है। तो ये जो मार्केट में नए हैकर हैं जो, ठीक है, तो वो कौन से कहलाए जाते हैं, ग्रे हैट हैकर। और वही व्हाइट हैट हैकर जो है सरकार या पुलिस के लिए कार्य करते हैं, वे व्हाइट हैट हैकर। और जो पैसा लेकर कार्य करते हैं, पैसों के लिए किसी के लिए कार्य करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलीगल कार्य करने वाले कहलाते हैं आपके ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। तो ये आपने जाने तीन हैकर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ना ही इस पे कोई कमेंट्स छोड़ा है जिससे हमें लगे कि आपके लिए वीडियो कैसी लगी, और ना ही आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है। और दोस्तों प्लीज शेयर कर दीजिए, तो ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। स्पूफिंग क्या है, इसमें कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करना। कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करने का मतलब क्या है, कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अप्रैल फूल मना रहे हैं आप, और किसी को बोला कि मैं वो व्यक्ति हूँ, और उसको फोन करके जैसे मजाक के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है, करते नहीं अप्रैल फूल मनाते इस तरीके से। या फिर आपके पास देखो बहुत सी कॉल आती है कि मैं ये बोल रहा हूँ आपका रिश्तेदार, और आपसे बात इस तरीके से करेगा जैसे आपका कितना सगा रिश्तेदार आपका नाम लेके बात करता है, ठीक है। और फिर बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, या मुझे अचानक चोट लग गई, या घर में किसी की तबीयत खराब है, आप मुझे इतने पैसे भेज दो, ठीक है। तो क्या करता है, कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करता है, उसकी जानकारी हासिल करता है, और उसके यानी जानकारी हासिल करके डाटा चोरी करता है और पैसे चुराना आदि ऐसे काम करता है। तो स्पूफिंग के अंतर्गत आता है, ये जो स्पूफिंग साइबर क्राइम जो स्पूफिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वैसे स्पैम जो है क्या है, स्पैम के बारे में देखते हैं। अनवांटेड बल्क ईमेल, यानी कि आपके ना चाहते हुए भी जो ऐसे मैसेज आपके ईमेल, आपके मेल आईडी पे पड़े हुए हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप एक स्पैम कॉल आती है आपके पास, ट्रू कॉलर पहले ही उसको लाल रंग से दे देता है, आपको फोन में आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि आप इस कॉल को ना उठाएं, ठीक है। तो इस टाइप से पहले आता है यह एक स्पैम कॉल है, इसको ना उठाएं, इस तरह के मैसेज पहले ही आ जाता है आपके पास कॉल आने से पहले। तो ऐसे ही आपके पास बल्क में मैसेज ईमेल आते हैं बहुत सारे, जो कि अपनी कोई योजना आपको बता रहे हैं, ठीक है, अपने कोई योजना बता रहे हैं, आप ये काम करो, लिंक को क्लिक करो, आप उसको क्लिक करते ही आपका पूरा मोबाइल या सिस्टम पूरा हैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोबाइल हो या कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या है, अवांछित संदेश के कारण ये स्पैम जो होता है यहाँ पे, ठीक है। और आगे है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या करते हैं, ये करते हैं किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखना, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति की गतिविधि पे नजर रखना, क्या कब आ रहा है, कब जा रहा है, किससे बात कर रहा है। अब ऑनलाइन के माध्यम से क्या करा, किसी ने उनने मोबाइल उसकी ईमेल आईडी हैक कर ली, अब उससे गूगल पे उसका लोकेशन देख रहा है, कब कहाँ आ रहा जाना, उसका क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज वहीं उसके मैसेज पे पूरा नजर, वहीं उसका व्हाट्सएप हैक कर लिया, सही है, उसकी फेसबुक हैक कर ली, और उसके संदेश पढ़ रहे हैं सारे, वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, सही। तो इसी फिर बाद में उसको वही मैसेज उसको भेज के, उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज के उसको मानसिक तौर पे उसको उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आता है, ये आपका साइबर स्टॉकिंग में आता है। वहीं आपके है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, यानी कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, यानी कि
कोई कॉपी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको डाउनलोड कर लो या अपना कोई गाना लगा के आप वीडियो को अपलोड कर देते हैं, तो वहां क्या रहता है, कॉपीराइट लगता हुआ आता है। ऐसे ही भारत में तो खैर इतना ध्यान नहीं देता है कोई, लेकिन विदेशों में इसका बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और जितने भी ज्यादा सॉफ्टवेयर बन रहे हैं तो एक दूसरे की कॉपी पर ही ज्यादातर बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ इतना ज्यादा कुछ उसका है नहीं, लेकिन विदेशों में बहुत बड़ा क्राइम है ये। तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के डिजिटल रूप से इस्तेमाल करना है, यानी डिजिटल उसकी जिसका जिसका जो मालिक है, ऑनर है, वो ही आपको परमिशन देगा, तभी आप किसी के कॉपीराइट वाले उसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। अब डाटा डिडलिंग देखते हैं क्या होती है। डाटा डिडलिंग क्या होती है इसको देखते हैं। जो कि डाटा डिडलिंग है बच्चों, ये कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले या उसके बाद डाटा का आपकी अनुमति के बिना बदलना। जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास तो ये सादा बोर्ड है, अगर स्मार्ट बोर्ड होता और मैं यहाँ 1 बाय 1 करके पीडीएफ यहाँ खुल रही होती है, 1 बाय 1 करके इमेज खुल रही होती, और मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ ये पढ़ाना है, लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को चालू किया तो पता चला किसी ने उसको बदल दिया है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ ये, लेकिन खुल के कुछ और फाइलें आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है ऐसा, ये आपके डाटा डिडलिंग में आती है। ये चाहे अगर मैं आपको ये पढ़ा दूं, पढ़ाने के बाद अब मैंने बोला कि बच्चों को ये वाली ये लो पीडीएफ, ये पेन ड्राइव लो, बच्चों को आप इसमें सबको डाल दो ताकि बच्चों को ये पीडीएफ मिल सके, लेकिन किसी ने क्या किया बीच में उसको बदल दिया, तो क्या आएगा, डाटा डिडलिंग में आएगा, और बदल के दूसरी फाइल बच्चों को भेज दी, ये वाली डाल दी, तो क्या है, डाटा डिडलिंग में आता है ये सब चीजें। वहीं आती है लॉजिक बम। लॉजिक बम क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर कोई कोड डाल दिया जाए। ठीक है, जैसे मान के चलो सॉफ्टवेयर में आपको देखो कोई कोड डाला, कोड डालने के बाद और आपको पता नहीं है, मजाकी तौर पे डाला जाता है ये, तो क्या है, दुर्भावनापूर्ण सिस्टम को बंद कर देता है। यानी कि आपका सिस्टम है तो ये बंद कर देता है 10 सेकंड 5 सेकंड में, आप देख रहे हैं माउस दबा रहे हैं या कीबोर्ड दबा रहे हैं, तो कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल हैंग, एकदम हैंग हो गया है, तो ऐसा क्या थोड़ी देर के लिए ये रोक देता है। लेकिन ये काफी खतरनाक भी होता है, और ये एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ये मजाकिया तौर पे बनाया गया होता है। लेकिन वहीं अगर इसका जो कार्य है वह अगर गलत तरीके से यूज हो, तब ये आपके एक अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरा जो है, जैसे आपके फोन में या कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कितना स्लो चलने लगता है, ये कुछ उसी तरीके का है। ठीक है, और बात है आपकी ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है। ईमेल बॉम्बिंग के बारे में बात करते हैं, तो जैसे एक ही ईमेल पते तो एक ही मेल कई बार डुप्लीकेट कॉपी भेजना, यानी कि एक ही मेल की कई बार डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाती है, बार बार भेजा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक मेल लिखा, उसी की डुप्लीकेट कॉपी बार बार भेजे जा रहे हैं, किसी को परेशान कर दिया, उसका पूरा मेल बॉक्स भर दिया। सही है, तो क्या आएगा, ये ईमेल बॉम्बिंग में आता है। वही ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो है, ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर खुद को मानक प्रोग्राम के रूप में दिखाकर छिपकर वास्तविक इरादे से गुमराह करता है। जैसे मान के चलो आपने अपने फोन में कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है जो कि ऊपर से तो दिखा रही कैलकुलेटर है, या वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन है, या सेटिंग का बटन दिखा रहा है, यानी ऊपर से जो उसका लोगो और लिखा हुआ आ रहा है, आइकन जो आ रहा है वह सॉफ्ट सेटिंग का या वॉल्यूम अप डाउन करने का या कैलकुलेटर का आ रहा है या कैमरे का आ रहा है। लेकिन उसके अंदर आपने जब उसको थोड़ी देर टच करके रखा या उसको खोला तो अंदर जाके एक पासवर्ड मिला। पासवर्ड मिलने के बाद आप पासवर्ड सही पड़ा उसमें, तो उसमें निकलता है कि आपकी जो हिडन फाइलें हैं वो वहां छुपा के आपने रखी है, यानी जो आपकी फाइलें हैं, इंपॉर्टेंट फाइलें, वो हाइड करके आपने वहां पे रखी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपका ट्रोजन हॉर्स में आता है ये। इस टाइप के आपसे सवाल जो है वो आपसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड, और जहां जहां आपको साइबर क्राइम का आपका चैप्टर है आपके सिलेबस में, वहां से आपको 1 या 2 सवाल आपके जरूर आने हैं। और आज की क्लास जो है अगर आपने पूरी देख ली तो आप मान के चलिए कि ये आप 1 से 2 नंबर आप अपने पक्के कर लेंगे, आपको दोबारा ये क्लास कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेब जैकिंग क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। वेब जैकिंग जो है बच्चों, वह किसी व्यक्ति या किसी संस्था की जो वेबसाइट है उसको अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करने में, यानी कि आप देख रहे हैं किसी की वेबसाइट हैक कर लेना, हैक करने के बाद उस पर अपने हिसाब से उसको चलाना। ठीक है, तो क्या इसमें आती है, वेब जैकिंग में आती है, यानी कि नकली वेबसाइट बना लेना। ठीक है, अन्य धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर लाकर संवेदनशील जानकारी निकालना। ठीक, मान के चलिए कि आपने नकली एक वेबसाइट बना ली और उसमें ऐसी धोखाधड़ी वाली जानकारी उसमें प्रसारित कर रहे हैं, तो ऐसे इसको वेब जैकिंग की श्रेणी में लाते हैं। और ये आपसे मान लो पेपर आ सकता है कि किसी संस्था की वेबसाइट को हैक करना,
किस प्रकार के साइबर अपराध में आता है, तो ये किस में आता है, बैंक जैकिंग में आता है, तो इसको ध्यान रखना। वही पोर्नोग्राफी की बात करें तो सेक्सुअल वीडियो चलाना या प्रसारित करना। वही चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसमें क्या 18 साल से कम बच्चों की अश्लील वीडियो प्रसारित करना, यानी कि छोटे बच्चों की 18 साल से कम है, छोटे भी हैं, तो उनकी वीडियो अगर प्रसारित करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये बच्चों क्यों कब लागू किया गया था इसके बारे में देखते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 9 जून 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसको कब मिली थी, सन 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 17 अक्टूबर सन 2000 को यह पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल 13 धाराएं हैं और 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, पिछली बार पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आईटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। तो वहीं अब देखते हैं इसमें संशोधन कब कब हुआ है। संशोधन बच्चों 27 अक्टूबर सन 2008 को पहला संशोधन हुआ था। ठीक कुछ महीनों बाद एक संशोधन और किया गया था जो कि 5 फरवरी 2009 को हुआ था। इसमें क्या किया था, इसमें डिजिटल हस्ताक्षर को जोड़ा गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को साइड कर दिया और डिजिटल हस्ताक्षर को यहाँ पे जगह मिल गई थी। ठीक है, तो कैसे अध्याय यानी कि अध्याय 2 की धारा 3 के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई थी। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 को लेकर कई बार पीछे पेपर में इससे सवाल पूछा गया है, यानी कि हमने पूरे पुराने प्रैक्टिस सेट जो देखे हैं उनमें भी आपका इससे एक सवाल जरूर आया है और जो आपके PYQ है उसमें भी आया है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसमें तो हम डालते हैं, इसलिए हम आप इसको बारे में हम बता रहे हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 क्या है। ठीक, तो क्या है, यह एक साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक बाध्यकारी संधि है, यानी कि आपने इस पे हस्ताक्षर किए तो ये मान के चलिए कि ये नहीं है कि जितना चीजों पे हस्ताक्षर किए उतने ही काम किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बाध्यकारी संधि है, मनमाने ढंग से इसे नहीं किया जा सकता है। और इसको कब हस्ताक्षर हुए थे, इसमें पहली बार हस्ताक्षर हुए थे 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर हुए थे। 50 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। वहीं जुलाई 2004 में इसको लागू किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 2004 को इसे लागू किया गया था और दिसंबर 2025 तक 81 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अभी दिसंबर चल रही है, ठीक है, और दिसंबर 2025 तक 81 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं एक और अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू की गई थी जो कि 1 मार्च 2006 को अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू की गई थी, जो कि नस्लवादी सामग्री का प्रसार अपराध है। जैसे मान लो किसी की नस्ल के बारे में आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में घोषित किया गया है। ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001, तो बच्चों बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 है। इस पे एग्जामिनर बार बार सवाल इस पे पूछता है, कई बार इस पे कई पेपरों में इसके सवाल आ चुके हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने देखे हैं और कई किताबों में मैंने देखा है कि इस पे से एक क्वेश्चन उन्होंने जरूर बनाया है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी लगता है और जो बुक्स पब्लिकेशन वाले हैं उनको भी ये लगता है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनाया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को उन्होंने बार बार रिपीट किया है, यानी कि इस चीज को, बुडापेस्ट कन्वेंशन को। ठीक है, तो ये क्या है, साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया था। बुडापेस्ट कन्वेंशन किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखना, यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया था। और ये क्या है, यह एक बाध्यकारी यानी कि बाध्यकारी है ये संधि। ठीक है, तो ये क्या है, बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। वहीं 23 नवंबर 2001 पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और शुरुआत में इसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं 1 जुलाई सन 2004 को इसे लागू किया गया था। लागू करने की एग्जामिनर आपसे लागू करने की तिथि पूछा जा सकता है और इस पर हस्ताक्षर करने यानी कि जिस दिन से इस पर शुरुआत की गई थी उसकी तिथि ये पूछी जा सकती है। ठीक है, और शुरुआत में कितने देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और दिसंबर 2025 तक इस पर 81 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। और वही 1 मार्च सन 2000
6 को अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू किया गया था। एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू किया गया था कि जो नस्लवादी सामग्री का प्रसार अपराध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि किसी की नस्ल को यानी कि सोशल मीडिया पर डालना है, दिखाना, उसको अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक सवाल जरूर आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना और ये डेट वगैरह अच्छे से याद कर लेना भाई। बीएनएस में साइबर अपराधों के लिए कोई विशेष सेक्शन नहीं है, लेकिन जो सेक्शन है, जैसे मान के चलिए धोखाधड़ी कोई करता है, चाहे आपसे आपसी लेन देन करता है, आपसी तरीके से फेस टू फेस धोखाधड़ी करे या ऑनलाइन धोखाधड़ी करे, ठीक है, तो ये सब चीज बीएनएस की धारा 318 में तहत करता है और उसके लिए 318 में उसका प्रावधान है। वही कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज करता है, जैसे शेयर बॉन्ड तैयार करा लिया या पॉलिसी बॉन्ड तैयार करा लिया, ठीक है, और नकली दस्तावेज तैयार करता है, ये नकली प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करा लेता है, तो वह क्या करता है, धारा बीएनएस की धारा 338 का उल्लंघन करता है। वही कोई व्यक्ति धारा 77 के अनुसार जैसे ताक झांक करता है, जैसे मान के चलिए कोई महिला है, उसकी नहाते हुए वीडियो बना देता है या फिर उसके बिना सहमति के उसकी गतिविधियों को ताक झांकी कर रहा है, नजर रख रहा है, तो ये सब क्या रहता है, आपका एक धारा 77 के अंतर्गत आता है। वही सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री आपकी साझा करना या सर्च करना बीएनएस के तहत दंडनीय है। तो मेरे बच्चों, ये सब चीजें साझा नहीं करना, ना शेयर करना। अगर किसी की कोई चीज है भी आपके पास, तो चुपचाप उसको डिलीट कर देना, अपने पास भी नहीं रखना, सही है, वरना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। कुछ इंपोर्टेंट चीजें देख लेते हैं साइबर क्राइम के बारे में। सही, तो भारत का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेंगलोर में है। ठीक है, यानी कि भारत का जो पहला पुलिस स्टेशन साइबर यानी कि साइबर पुलिस स्टेशन पहला जो है बेंगलोर में स्थापित किया गया था। वही सबसे पहले महाराष्ट्र के सभी जिलों में साइबर थाने बनाए गए थे, यानी कि पूरे भारत में सबसे पहले सभी जिलों में महाराष्ट्र एक ऐसा है, यानी कि पूरे भारत में महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा है जिसके सभी जिलों में सबसे पहले सारे थाने बनाए गए थे। अब देखते हैं यूपी के बारे में। यूपी का जो पहला साइबर थाना है, लखनऊ और नोएडा में शुरुआत किया गया था, यानी नोएडा और लखनऊ से शुरुआत की गई थी साइबर थाने की। और वही यूपी के सभी जिले में साइबर थाने हैं, लगभग सभी 75 जिले में थाने हैं, ठीक, साइबर थाने हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और वही शुरुआत में 18 मंडलीय साइबर थाने यूपी में स्थापित किए गए हैं। और कितने, शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत में 18 मंडलीय साइबर थाने स्थापित किए गए थे। वहीं हेडक्वार्टर जो है इसका वह लखनऊ में है, और हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। साथ ही देखते हैं एम्स में 23 नवंबर 2023 को साइबर हमला हुआ था। कब हुआ था? एम्स में 23 नवंबर 2023 को साइबर हमला हुआ था। यूपी के सभी जिलों में, यानी कि यूपी के सभी जिले हैं उसमें सभी थानों में लगभग 1523 थाने साइबर सेल का गठन किया गया था। यानी कि कितने थाने हैं यूपी में, पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। कुल मिला के 1523 थाने हैं। और कितने, सभी जिले में हैं। सबसे पहले कौन से राज्य में साइबर थाने सभी जिलों में स्थापित हो गए थे? तो महाराष्ट्र में स्थापित हो गए थे। महाराष्ट्र में साइबर क्राइम में नंबर 1 पे महाराष्ट्र जो है वह नंबर 1 पे है, यूपी सेकंड नंबर पे है और कर्नाटक थर्ड नंबर पे है साइबर क्राइम के मामले में। इसको भी जरा ध्यान से रखना, क्योंकि नंबर 1 क्वेश्चन आ सकता है। भारत में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम किस राज्य में होते हैं? तो महाराष्ट्र में होते हैं। और वहीं सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा क्राइम किस राज्य में होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं।